हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो विज़न आईएएस के टेस्ट हैं, ये टेस्ट नंबर 8 में लगवा रहा हूँ। पीछे के जो टेस्ट हैं 1 से लेकर 7 तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए। विज़न आईएएस के नाम से प्लेलिस्ट होगी टेस्ट सीरीज़ की, वो आप देख लीजिए वहाँ पे। और साथ ही में आपको इकोनॉमी के क्लासेस के लिए भी एक वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी होगी। जैसे जैसे टाइम मिलता है तो वहाँ पे मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको वहाँ पे क्लियर कराया जा रहा है। आइए, ये वीडियो जो है पार्ट 2 होने वाला है। और ये जो मेरा टेलीग्राम आईडी है @UPSC विद हरीश, ये ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे इस टेस्ट की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जो लोग भी घर से दे रहे हों उसको देने का तरीका मैं आगे बता दूंगा कि वीडियो को पहले पॉज करना है, फिर आप क्वेश्चन का आंसर देना है, और फिर उसके बाद में आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो आपने कहाँ गलत किया है। ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये आपको इसमें कवर होने वाले हैं। अब मैं जो पहला पार्ट है वीडियो का वो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। उसमें 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 51 से आज शुरू करने वाले हैं। ओके, जैसे लास्ट टाइम मैं बताया, अगर पर्सनल मेरे टेलीग्राम आईडी पे मुझसे बात करनी है तो @Harish_6969 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। @UPSC विद हरीश के नाम से मेरी टेलीग्राम चैनल है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन नंबर 51 है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं तो निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कर दिए। अब जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते क्या हैं, पहले मैं बता देता हूँ कि कैसे हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें प्राय संधारणीय विकास को प्रोत्साहन देने के लिए स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों को शामिल किया जाता है। देखिए, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र तो कहीं भी हो सकते हैं। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तो समुद्र में भी हो सकते हैं, स्थल पे भी हो सकते हैं, तटीय क्षेत्रों में भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कोर क्षेत्र को सख्त रूप से संरक्षित है, मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा आगे। भारत में सभी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के भाग हैं। अब मैं बताता हूँ पहले वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखिए, पहले आपको यूपीएससी का अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो इस तरह से आपको अपना कॉमन सेंस डेवलप करना होगा। जैसे कह रहा है कि सभी जीवमंडल रिजर्व, अब ऐसे जीवमंडल रिजर्व भी होंगे जो छोटे होंगे, जो इस नेटवर्क के थ्रू नहीं आते होंगे। यानी कि अगर ऐसी स्टेटमेंट मिलती है, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट को आप बिना देखे गलत कर सकते हो। तो ये वाला गलत हो जाता है, आंसर आएगा इसका बी। अब हम समझते हैं कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है क्या। 1997 में 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रोग्राम आया था, किसके तहत, यूनेस्को। ठीक है, तो यूनेस्को एक प्रोग्राम लेके आया था मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, उसके तहत में ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लाया गया था। अभी तक जब 2023 तक के पूरी दुनिया में कितने 748 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जो कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट हैं। इसमें कितने 134 देशों में है, जिसमें से कि 12 भारत में है। अब भारत में टोटल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने, टोटल भारत में 18 हैं। 18 में से 12 जो हैं यहाँ पे आ जाते हैं कि जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में है। अब इनकी बात मैं करता हूँ कि जैसे स्टेटमेंट पूछा हुआ है यहाँ पे कि कोर क्षेत्र को संरक्षित है, मानवीय गतिविधियों से प्रतिबंधित है। देखिए किस तरह से होता है ये। एक ये वाला जो एरिया, जैसे कि ये कोर जोन होता है, यहाँ पे पूर्णतः यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। उसके बाद में एक अलग से एरिया आ जाता है, बफर जोन माना जाता है। फिर उसके बाद में एक ट्रांजिशन एरिया हो जाता है। मैं आपको यहाँ बनाता हूँ, 1 2 3, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कुछ काम करना है तो कर सकते हो, उसके लिए भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी कि सीमित अनुमति होती है यहाँ पर आप पारंपरिक कृषि वगैरह कर सकते हो। जैसे कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे थोड़ी बहुत वहाँ जो ट्राइब्स रहती है वो कृषि और एग्रीकल्चर यहाँ पे करती हैं। उसके बाद जो आता है आपका ट्रांजिशन जोन आता है। ट्रांजिशन जोन में यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ होती हैं, यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ होंगी। यहाँ पर आप पर्यटन कर सकते हैं, पर्यटन के लिए जा सकते हैं, और व्यापार से संबंधित भी कार्य यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे सफारी वगैरह होती है तो यहाँ होती है। तो ये कैसे, जैसे अगस्तमलाई में ऐसा कार्य किया जाता है। तो आप समझेंगे कि जो कोर क्षेत्र है यानी कि अंदर वाला जो क्षेत्र है उसकी बिल्कुल सख्ती से मनाए। और ये कैसा होता है, जैसे कि बाघ रहता है, जहाँ पे बाघ का आवास हो, मान लीजिए बाघ इस एरिया में रहता है, तो यहाँ पे किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी की परमिशन नहीं होने वाली है। तो इसलिए ये वाला बिल्कुल ठीक होगा, आंसर होगा पी। अभी मैं बताता हूँ, जैसे कि भारत में 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो कि WNBR में शामिल है। जैसे कि सबसे पहला कौन सा था, अब सबसे पहले ध्यान रखिएगा, नीलगिरी था। नीलगिरी कब हुआ था, 2000 में हुआ था। फिर उसके बाद में होता है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, आप नाम सुनते रहिएगा। फिर होता है सुंदरवन, सुंदरवन आपका होता है 2001 में। फिर नंदा देवी होता है, ये उत्तराखंड में आपका पड़ता है, 2004। नोक्रेक है, वो 2009 में होता है। फिर होता है पंचमढ़ी,
पंचमढ़ी भी 2009 का है। सिमली पॉल होता है वो 2009 का है। अचानक मार अमरकंटक 2012, ग्रेट निकोबार 2013, अगस्ता मलाई कर्नाटका और तमिलनाडु में पड़ता है सीमा पे 2016 में। अभी हुआ है सिक्किम का कंचनजंगा 2018 में। फिर होता है उसके बाद पन्ना का, एमपी पन्ना जो है एमपी में पड़ता है, ये 2020 में होता है। और सबसे बाद में है कि कई बार क्रम पूछ लेता है, ये याद रखिएगा, यानी कि रन, कच्छ का रन कौन सा, कच्छ का रन जो है ये 2023 में इसमें शामिल हुआ है। तो लास्ट के दो पूछ सकता है। लास्ट टाइम भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपीएससी में। तो लास्ट दो हैं, 2020 में पन्ना हुआ है, उसके बाद 2023 में कच्छ का रन हुआ, ये गुजरात में है, ये मध्य प्रदेश में। इससे पहला अगर कंचनजंगा सिक्किम में पूछा जाए तो कंचनजंगा 2018 में हुआ है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र कौन से होते हैं, यानी कि इको सेंसिटिव जोन कहाँ से हो सकते हैं। इको सेंसिटिव जोन कहीं भी हो सकते हैं, स्थलीय तटीय या क्या नाम है समुद्री क्षेत्र में कहीं भी हो सकते हैं। और ये किस लिए होते हैं, यहाँ पे संरक्षण देना है उनको जो वहाँ पे प्रजातियाँ रह रही हैं। अब ये किसके द्वारा है, जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है, इसके द्वारा इनको घोषित किया जाता है। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, अभी 2022 में अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि भाई जो भी संरक्षित क्षेत्र है उसके आसपास के 1 किलोमीटर का जो एरिया है उसे इको सेंसिटिव जोन बनाया जा सकता है। देखिए जैसे ये कहा है, भारत में अनिवार्य है कि प्रत्येक संरक्षित वन में उनकी सीमाओं से प्रारंभ होकर न्यूनतम 10 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। देखिए 10 किलोमीटर नहीं है, ये 1 किलोमीटर होना चाहिए, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। एक एलिमेंट करेंगे, आंसर आपका आएगा। इको सेंसिटिव जोन 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित पारिस्थितिकी रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। देखिए ये इको सेंसिटिव जोन है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये आएंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1986 का ये एक्ट है, इसके तहत ये आएंगे। तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है, तो बी भी इसका गलत होगा, तो आंसर आएगा इसका डी। अभी यहाँ पे मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें परमिशन होती है, जैसे कि यहाँ पे 3 तरह की कैटेगरीज हैं। ये निषिद्ध होता है, यानी कि कोई भी एक्टिविटी आप नहीं कर सकते, जैसे कि आप वाणिज्यिक खनन नहीं कर सकते, प्रदूषणकारी उद्योग नहीं लगा सकते, जल विद्युत परियोजना यहाँ पे नहीं लग सकते, इसे निषिद्ध क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद एक रेगुलेटेड होता है, यानी कि विनियमित होता है, वृक्षों की कटाई, होटल, कृषि प्रणाली में भारी बदलाव अगर करना है, सड़कों को चौड़ा करना है, मान लीजिए कोई जंगल है वहाँ से सड़क जा रही है उसको ऐसे चौड़ा करना है, तो इनको रेगुलेट करके किया जाएगा। ऐसे नहीं किया जाएगा जो भी चाहे सरकार कर सकती है, ऐसा नहीं होगा। ये कुछ अनुमेय होते हैं, यानी कि कुछ की परमिशन होती है, जैसे कि अगर वहाँ पे आप रह रहे हैं उस जंगल में, आपको वर्षा जल को संचयन यानी कि इकट्ठा करना है, आपको जैविक कृषि करनी है, मौजूदा कृषि पद्धतियों में कुछ करना है बदलाव, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। तो इस तरह की 3 चीज़ें यहाँ पर परमिटेड होती हैं। अधिकांश चीज़ें मैं यहाँ लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप बस ऐसे ही ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख ओजोन क्षयकारी पदार्थ यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन सा है, पदार्थ कौन सा होगा। तो मीथेन आप देखेंगे तो मीथेन यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, आपको पता होगा ग्रीन हाउस गैस है। फ्लोरीन के बारे में हमें नहीं पता है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी जो है ये ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। अब आप देखेंगे कि फ्लोरीन क्या, कोई नहीं का तो मतलब नहीं है, फ्लोरीन है इसका आंसर, यानी कि बी सही आंसर होगा। अब इसमें कौन सा होगा, ओजोन क्षयकारी पदार्थ क्या होते हैं, जो कि समताप मंडल में O3 जो होता है, यानी कि O3 का ओजोन जो है उसका क्षरण करते हैं, उसको डिप्लीट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसे पतला करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे देखा जाएंगे यहाँ पे कौन कौन से हैं, जैसे कि आप हेलोन की बात करेंगे, हेलोन हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, मिथाइल क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, यानी कि आप देखेंगे जिसमें क्लोरीन होगा। ठीक है, तो क्लोरीन जिसके अंदर है वो आपको ओजोन को क्षय करेगा। मैं ये कॉन्सेप्ट आपको आगे किसी एक क्वेश्चन में है वहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा कि क्लोरीन किस तरह से करता है। अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, वो क्लोरीन के साथ कैसी प्रतिक्रिया करती हैं, वो सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ध्यान रखिएगा क्लोरीन जिसमें होगा वो करेगा ही। ठीक है, अभी क्या होता है, एक है डाइक्लोरोडो फ्लोरोमीथेन, यानी कि R12 के नाम से एक गैस है, जिसे कि फ्रोइन 12 करके, यानी कि ये है जो फ्रेओन 12 करके मार्केट के अंदर इस ब्रांड के नाम से इसे बेचा जाता है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका R12 के नाम से बेचे जाने वाली गैस है। इसका वैसे नाम है डाइक्लोरोडा फ्लोरोमीथेन R12। अब बात करेंगे हम जैसे कि ग्रीन हाउस गैस है। अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ये अब ध्यान रखिएगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है O3 के क्षयकारी पदार्थ नहीं होते हैं, यानी कि ODS नहीं होते हैं। अब HFC पे आपने देखा होगा कि किगाली समझौता हुआ था 2016 का, इसमें कहा गया कि इसे धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से कम किया जाने का, ख़त्म करना
है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 54, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहले राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान के बारे में जान लेते हैं। ये किसके अधीन कार्य करता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अधीन ये कार्य करता है। और ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? ये करता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन, ठीक है। तो स्वास्थ्य परिवार जो कल्याण मंत्रालय है उसके अंतर्गत कार्य करता है। आईसीएमआर के अधीन जो काम करता है वो है NIOH। अब हम समझते हैं इसे कि इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख संस्थान है, तो बिल्कुल गलत होगा। इसका विशेष ध्यान सिलोकोसिस जैसे धूल संबंधित श्वसन रोगों पर है। अब देखिए, व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान है तो भाई कहीं खनन हो रहा होगा, सिलिका वगैरह का खनन होता है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि वो ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाते होंगे तो श्वसन संबंधी रोग हो सकता है। तो कॉमन सेंस है। आप एक गलत कर दीजिए, पहले तो आंसर देखिए उससे ये आ गया। अगर आपको ये पता है कि व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान है, अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय कॉमन सेंस से आप लगाओगे तो ये नहीं होगा। आंसर तो ऐसे आ गया। सिलोकोसिस एक रोग है। हाल ही में राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान का विलय NIOH में किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, आपको सिर्फ एक पता था तो इसका आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप कॉमन सेंस डेवलप कर सकते हो। कुछ एंथ्रोकोसिस और बाइनोसिस है जिसमें सिस पीछे आ रहा, समझ लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित कुछ रोग है, जैसे कि आपका अस्थमा बोलते हैं। एक इसमें होता है CC16, ये याद रखिएगा। CC16 अगर प्रोटीन के बारे में अगर पूछा जाए तो ये इन ह्यूमंस के फेफड़ों में स्राव करता है। ये कहाँ पे? फेफड़ों से स्रावित होता है, यानी कि बहता है। और ये इससे क्या होता है? अगर ये कम हो जाता है, रोगी को सूजन आती है, अस्थमा की समस्या आती है, और ये बढ़ता है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान रखिएगा, CC6 प्रोटीन ह्यूमन के फेफड़ों में मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, जैव विविधता के संदर्भ में ईविल क्वाड्रेट में निम्नलिखित में से कौन से 4 घटकों को समूह को शामिल किया गया है? अब देखिए, ईविल क्वाड्रेट होते क्या? ईविल क्वाड्रेट होते हैं जो कि तेजी से जैव विविधता को हानि पहुंचाए, यानी कि विलुप्त करें। बहुत जल्दी से ऐसा हो कि जैव वहाँ की प्रजातियां हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाए। अब हम देखेंगे जैसे कि पर्यावास की हानि, यानी कि जहाँ वो पूरा रह रहे हैं वहाँ पे। अतिदोहन बिल्कुल सही होगा। अतिदोहन तो सह विलुप्ति, यानी कि अगर वहाँ पे सह विलुप्ति भी हो सकती है, दोनों साथ साथ रह रहे हैं, कुछ ही लिमिटेड रिसोर्सेज बचे तो दोनों की विलुप्ति हो जाएगी। सह विलुप्ति होती है सह विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। अब देखिए, कहीं पे मान लीजिए रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो वो प्रजातियां कहीं दूसरी जगह जाएंगी, दूसरी जगह जाएंगी तो वहाँ पे दूसरी प्रजातियों के साथ में उनका टकराव होना शुरू होगा। यहाँ पर भी अब प्रॉब्लम आएगी, जो शक्तिशाली होगी वो जीवित रह जाएगी। ऐसा होता है इन्वेसिव स्पीसीज के मामले में, आप देख सकते हो। तो प्रजातियों का आक्रमण ये बिल्कुल ठीक होगा। बाकी का ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर्यावरण अतिदोहन, जलवायु परिवर्तन को इसमें ऐड किया गया है। तो जलवायु परिवर्तन मतलब ऐसा नहीं है कि जो तेजी से हानि कराएगा जैव विविधता हमें, ठीक है, धीरे धीरे कराएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्लाइमेट चेंज डाला हुआ है, वनोन्मूलन की भी इसमें डाला हुआ है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि धीरे धीरे इनसे होने वाला है। जबकि पर्यावास की हानि के अंदर ही आ जाएगा वनोन्मूलन, तो इसका आंसर होने वाला है A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56, प्रदूषित स्थल पर प्राकृतिक या निर्मित सूक्ष्म जीवों की आबादी को शामिल करके प्रदूषकों को विघटित करने के लिए देशी सूक्ष्म जीवों की क्षमता में वृद्धि करने की तकनीक को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? कुल मिला के ये आपसे टेक्नोलॉजी पूछ रहा है, कौन सी? बायो रेमेडिएशन की टेक्नोलॉजी आपके बारे में पूछ रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा बायो रेमेडिएशन पूछा देता हूँ, जैव उपचार की तकनीक। देखिए, जैव उपचार की कुछ तकनीक है। पहली जैसे तकनीक की बात हम करते हैं, यहाँ पे बायो वेंटिंग होता है, ठीक है। तो बायो वेंटिंग होती है। बायो वेंटिंग में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, और दूसरा मैं लिख देता हूँ पहले, ठीक है। तो बायो वेंटिंग होगी, एक होती है आपकी बायो ऑगमेंटेशन, तीसरे नंबर पे आपकी आ जाएगी बायो स्टिमुलेशन, फोर्थ पे आपका आ जाएगा फाइटो रेमेडिएशन, ठीक है। तो बायो वेंटिंग क्या है मैं बता देता हूँ आपको। अगर ये वर्ड मिलते हैं बायो ऑगमेंटेशन, बायो स्टिमुलेशन, फाइटो रेमेडिएशन, तो बायो वेंटिंग में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है उसको ऑक्सीजन दे दी जाती है, वहाँ पर ऑक्सीजन देकर उसे उसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है, फिर वो उपचार करना शुरू कर देता है। यानी कि जो हानिकारक पदार्थ हैं उन्हें तोड़ना शुरू कर देता है, उनका विघटन शुरू करेगा। बायो ऑगमेंटेशन क्या है, इसे जैव संवर्धन कहते हैं। बायो ऑगमेंटेशन में ये आपका होता है, यहाँ पर देशी सूक्ष्म जीवों की क्षमता में वृद्धि की जाती है। जो आपकी ये स्टेटमेंट है ये बायो ऑगमेंटेशन यानी कि जैव संवर्धन की है। जैव संचयन आपको मैं बता, ये इस एक्सप्लेनेशन बाद में करता हूँ। बायो स्टिमुलेशन क्या है, बायो स्टिमुलेशन के अंदर में क्या है, बैक्टीरिया की वृद्धि हेतु स्टिमुलेशन करना है, स्टिमुलेट करना है। तो क्या करना है कि वहाँ पे जो पोषक तत्व होंगे वहाँ पर आवश्यक पोषक तत्व दे दिए जाएंगे। देखिए,
पहले में O2 दिया जा रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जा रही है, लेकिन दूसरे में क्या है, स्टिमुलेशन में पोषक तत्व दिए जा रहे हैं। फाइटो रेमेडिएशन के बारे में बताया जा रहा है। फाइटो रेमेडिएशन यानी कि पौधों का उपयोग करके मिट्टी से जो भारी धातु हैं, जैसे कि आपका मतलब भारी धातु जैसे कि पारा वगैरह होता है, उसको ले लिया जाता है। कुछ पौधे ऐसे हैं वो पौधे जमीन से पारे को सोख कर हवा में इवोपरेट भी कर देते हैं। तो पोषक तत्व यहाँ पे क्या, फाइटो रेमेडिएशन में ऐसे पौधे लगाए जाते हैं। इन पौधों में आपका जैसे सूरजमुखी और सरसों का पौधा आपने देखा होगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये क्या है, ये यूरेनियम और सीसा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये याद रखिएगा। देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा था, अमेज़न के जंगल फेफड़ों के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि वो जड़ों के द्वारा भारी धातु को सोख लेते हैं। आई थिंक 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो यहीं से संबंधित ये क्वेश्चन था। ठीक है, बायोवेंटिंग, बायोगमेंटेशन, बायोस्टिमुलेशन, बायोफाइटो रेमेडिएशन यहाँ पे हो जाता है। अब देखेंगे जैव संवर्धन, इसका हो गया आंसर। जैव संचयन क्या है, यानी कि पोषक, जैसे कि अब मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, डीडीटी, पारा वगैरह अगर खाते रहते हैं, यानी कि एक पहला ट्रॉपिक लेवल है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, यानी कि पोषक स्तर जो है यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए इसने कुछ डीडीटी वगैरह कुछ खा लिया, तो इसकी बॉडी में जो कुछ डाइजेस्ट किया होगा, कुछ इसकी बॉडी में वसा में घुल गया होगा, तो वो इसमें संचयित हो गया। ऐसे ही जाके यहाँ पे नेक्स्ट में ये वाला इस जीव को खा लेगा, तो उसके बाद इसकी बॉडी में संचयित हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जैव संचयन और जैव आवर्धन, ठीक है, जैव संकेंद्रण, जैव आवर्धन वही चीज़ है, तो ये यहाँ पे नहीं होने वाला। आंतरिक जैवोपचार का ऐसे कोई मतलब नहीं है, माइक्रो रेमेडिएशन से ऐसे कोई संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। जो लोग भी पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, प्रतिपूरक वनीकरण कोष CAF अधिनियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम भारत के लोक लेखा के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष की स्थापना करता है। तो देखिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इसका। वनीकरण कोष है, NCAF के अधीन, इसके के अधीन लोक लेखा अंतर्गत में ये आता है। अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को 50% की धन प्राप्ति होती है। ये बिल्कुल गलत है। देखिए अगर ऐसे में इसमें कुछ फंड में पैसा जाएगा तो 90% जो है राज्य को मिलता है, उसका 10% जो है सेंटर को मिलता है, तो ये वाला तो गलत हो जाता है। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इन खातों की वार्षिक अंकेक्षण करते हैं। अब आप देखिए कि अधिनियम भारत के लोक लेखा के अंतर्गत NCAF की स्थापना करता है, ठीक है, इसी को सपोर्ट करता हुआ ये स्टेटमेंट है। भाई जब ये इसके अधीन स्थापित कर रहा है तो वार्षिक अंकेक्षण जो है ऑडिटिंग तो यही करेंगे, तो ये भी इसका सही होगा। तो इसका आंसर आएगा आपका केवल 2। अभी देखिए क्या होता है, इसी के लिए एक गठन हुआ है, यानी कि प्रतिपूरक जो वनीकरण की प्राप्ति की निगरानी और मूल्यांकन के लिए कैंपा का गठन हुआ है। तो कैंपा के बारे में जिनको नहीं पता वो पढ़ लीजिएगा, यानी कि प्रतिपूरक जो वनीकरण है उसके बारे में ये गठन हुआ है, कैंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। अब आई होप जिन लोगों को, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये समझ में नहीं आ रहे होंगे टर्म्स, तो उन लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होगा, वो अपने बेसिक्स को ठीक कर लीजिएगा, उनको समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अपघटन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले कह रहा है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, और अपघटन की प्रक्रिया की बात कर रहा है। अब देखते हैं कि निच्छालन को जल में घुलनशील जैविक पोषक तत्वों के मृदा संस्तर में रिसाव के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि निच्छालन को पूछा है, निच्छालन की परिभाषा पूछा है। निच्छालन होता क्या है, यानी कि लीचिंग क्या है, यानी कि पोषक तत्व पानी के साथ बहकर निकल जाएं, वो कह रहा है। यानी कि अगर जो पोषक तत्व हैं वो पानी के साथ में बहकर निकल जाए। इसका अच्छा एग्जांपल मैं बताऊं, आपके पास एक गमला है, आप इस गमले में डेली पानी डाल रहे हैं, लिमिट से ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसमें से जो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होंगे वो सब बहकर यहाँ से निकल जाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि निच्छालन क्या। अभी कह रहा है जल में घुलनशील पोषक तत्वों के मृदा संस्तर में रिसाव के रूप में परिभाषित करता है, तो एक यहाँ पे गलत होने वाला है। दूसरा कह रहा है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ह्यूमस पोषक तत्व के भंडार के रूप में कार्य करता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। यानी कि क्या होता है कि ये क्रिस्टल रहित तत्वों का निर्माण होता है, गहरे रंग के होते हैं, जिसे ह्यूमस कह दिया जाता है। ये सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होते हैं और अपघटन की जो स्पीड होती है उसको, गति को ये बहुत धीमी गति से करते हैं, ठीक है। जैसे कि मृदा की एक परत है, उसके नीचे ह्यूमस आपका बन जाता है, यानी कि पेड़ पौधे जो पत्तियां गिरा देते हैं वो पत्तियां नीचे स्टोर हो जाती है, वो तरह से एक तरह से ह्यूमस का भंडार का काम करती है, तो पोषक तत्व के रूप में वो काम करती है। तो ये बिल्कुल सही हो रहा है। लिग्निन और काइटिन की उपस्थिति अपरद के अपघटन की दर को बढ़ाती है। लिग्निन और काइटिन की अपरदन दर को नहीं बढ़ाती है। पहली बात मैं आपको समझाता हूँ लिग्निन और काइटिन होता क्या। काइटिन से आप समझ रहे होंगे
कि जैसे कि ये क्या होता है, ये पानी में कम घुलनशील होता है। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये तो एक तो जानवरों में मिल जाता है और कुछ कवक जो हैं कवकों में भी ये मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जानवरों और कवकों में मिल जाता है। जानवरों में कहाँ पे? जैसे कि कुछ कीट हैं, कुछ कीटों में मिल जाएगा। आपने सेल देखी होगी, केकड़ा देखा है, केकड़े की जो सेल होती है ऊपर जो है उसमें हो जाता है सींगा, ठीक है। और जो झींगा है, सॉरी हाँ झींगा, झींगे में मिलता है। इनके किस में? झींगे में कहाँ मिलेगा? झींगे का जो बाहरी कंकाल होता है उसके अंदर मिल जाता है। कवों को, अब ये कवकों में कहाँ मिलेगा? कवकों के अंदर मिलेगा। कहाँ पे? इनकी सेल वॉल में, यानी कि कोशिका भित्ति के अंदर ये मिलने वाला है। और टिड्डों में भी ये मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आएगी, काइटिन निम्नलिखित में से किस में मिलता है? टिड्डों में भी ये मिलता है। पानी में कम घुलनशील होता है, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि जानवरों को कवकों में ये मिलता है। बाहरी कंकालों में ये मिलता है, जैसे कि कीटों में, केकड़ों में, झींगों में और टिड्डे में। अब हम देखेंगे लिग्निन क्या होता है। लिग्निन आपने देखे होंगे, पेड़ कठोर होते हैं, पेड़ों को सीधा कठोर रखने के लिए लिग्निन की आवश्यकता होती है। इनको क्या कहा जाता है? जैविक पॉलीमर भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है, जैविक पॉलीमर। कहाँ मिलते हैं? ये सेल वॉल के अंदर ये मिलते हैं। और ये क्या, इनका काम क्या है? ये पौधों में कठोरता, पौधों को कठोरता प्रदान करते हैं, जिससे कि पेड़ खड़े रह पाते हैं, पानी में घुलते नहीं हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, घास के अंदर भी ये मिलते हैं। अगर ऐसा आता है लिग्निन घास में नहीं मिलता है, तो लिग्निन घास के अंदर भी मिलता है। अब आप समझे होंगे, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर आएगा केवल एक, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने द्वितीयक प्रदूषक होते हैं? द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं? देखिए, प्राथमिक प्रदूषक वो होते हैं जो सीधे इन्वायरमेंट में होते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से सीधे वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं। कैसे होगा? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, SiO2 है, सिल्वर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है और हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, और एक चीज होता है कणकीय पदार्थ, जो कणकीय पदार्थ होते हैं, कणकीय पदार्थ भी, ये कौन से हैं? ये प्राथमिक प्रदूषक हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस द्वितीयक प्रदूषक। अब द्वितीयक प्रदूषक ऐसे होते हैं जो वायुमंडल में मौजूद जो गैस हैं उनके साथ में एक अभिक्रिया कर देते हैं, उससे ये बन जाते हैं। आपने देखा होगा, अपने शहर के आसपास स्मॉग बनता है। स्मॉग कैसे बनता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और VOC कंपाउंड्स के साथ मिलकर स्मॉग बन जाता है, जो धुंध देखेंगे। एसिड रेन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एसिड रेन कब बनता है? SiO2 जाके अभिक्रिया करेगा H2O के साथ में, तो H2SO4 कुछ ऐसे बनता है, यानी कि केमिकल एसिड रेन का फॉर्मूला बन जाता है, H2SO4 बनेगा, H2SO4 ये बनेगा। तो एसिड रेन यहाँ पे सेकेंड हो जाता है। तो देखेंगे, अभी सल्फ्यूरिक अम्ल की बात कर रहा है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल की बात यहाँ पे है। और पैरोक्सीनेट, नाइट्रेट, कण के पदार्थ प्राथमिक में आते हैं, तो 3 नहीं होगा। क्षोभमंडलीय ओजोन जो है ये भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आता है, तो इसका आंसर होगा सी। केवल 3 सही यहाँ पे होने वाले हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो केवल 3 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। वर्ष 2030 में 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करना। वर्ष 2030 तक ऊर्जा आवश्यकताओं को 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना। 2047 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करना। अब पूछा है कि उपयुक्त में से भारत में जलवायु कार्रवाई के लिए पंचामृत रणनीति के घटक क्या हैं। देखिए, पंचामृत रणनीति के घटक के बारे में पूछा। अब आप एक कॉमन सेंस लगाइए कि 2047 तक, अभी 2025 चल रहा है, 2047 तक हम कैसे नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? बाकी देशों ने कहा, लेकिन हमने क्या कहा? हमने 2070 तक हम नेट जीरो पे पहुंचेंगे भाई। हमने नहीं कहा हम चाहे उससे पहले पहुंच जाए, लेकिन हमने 2070 की टाइमिंग रखी है। तो ये वाला तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, तो 3 तो यहाँ पे गलत हो गया। अब बात करते हैं पंचामृत की क्या है। तो पंचामृत क्या है? COP 26 की बैठक होती कहाँ पे? ग्लासगो में। यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था भाई ये पंचामृत रणनीति जलवायु कार्रवाई के लिए। अब इसमें यहाँ पे जो लिखा है 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा को प्राप्त करना है, सही है। और 2030 तक ऊर्जा आवश्यकताओं को 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना है, ये भी सही है। तीसरा अगर आप कर देंगे इसे 2070 कर देंगे तो ये भी ठीक हो जाता है। चौथा हम देखेंगे यहाँ पर, यानी कि कार्बन जो है, कार्बन के उत्सर्जन में कमी करनी है। कितनी? 2030 तक कितनी कमी करनी है? 1 बिलियन टन, ठीक है। तो 1 बिलियन टन की ना कार्बन की कमी करनी है, कार्बन की। यहाँ पे चौथा नंबर ही होगा। फिफ्थ हम देखेंगे कि कार्बन की जो तीव्रता है, ठीक है, कार्बन की तीव्रता में
कमी करनी है। कब से? 2005 की तुलना में कब तक करनी है? ये 2030 तक करनी है। कितनी कमी करनी है? यहाँ से 45% की कमी करनी है। ध्यान रखिएगा, कार्बन की तीव्रता में कमी करनी है। कब से? 2005 की तुलना में 2030 तक 45% की कमी करनी है। कार्बन के उत्सर्जन की कमी करनी है, 2030 तक करनी है। कितनी करनी है? 1 बिलियन टन कार्बन की कमी करनी है। बाकी के 3 आपके यहाँ हो जाते हैं 2030, 47 या 70 आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। अब ऊष्मीय प्रदूषण के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऊष्मीय प्रदूषण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जैव विविधता को हानि पहुंचा सकता है। देखिए बहुत कॉमन सी बात, सेंस की बात है। अब पहले हम ऊष्मीय प्रदूषण के समझ लेते हैं। ऊष्मीय प्रदूषण है क्या? ऊष्मीय प्रदूषण के अंतर्गत आपका जैसे कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, सीवेज है, यहाँ पे मृदा अपरदन हो रहा है, निर्वनीकरण है, औद्योगिक अपशिष्ट है, या कोयला आधारित जो भी विद्युत संयंत्र है वहाँ से पानी गर्म अगर यहाँ पे जा रहा है तो उसमें प्रदूषण हो रहा है। तो यहाँ ऑब्वियसली बात है कि अगर मान लीजिए पारिस्थितिकी तंत्र को, जैव विविधता को हानि पहुंचा सकता है। मान लीजिए एक भी मछली ऐसी है जो कि गर्म पानी में नहीं रह सकती, तो ऑब्वियसली बात है मर जाएगी। अब ऐसे वहाँ पे बहुत सारी प्रजातियाँ होंगी जो कि उनके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो ये बिल्कुल पहला सही है। दूसरा हम देखेंगे, जलीय निकाय के तापमान में वृद्धि से घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। देखिए डिजॉल्व्ड जो ऑक्सीजन है, अगर पानी गर्म किया जाता है तो इसकी मात्रा कम होगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ मछलियां जिनको कि बराबर एक लेवल पे O2 की जरूरत होती है, अब पानी गर्म हुआ, O2 वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो रही है, DO उसमें कम हुई, तो उससे बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। और यह कारण क्या है? ये है। तो इसका आंसर क्या होगा? कथन 1 और 2 दोनों सही। कथन 2 1 की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। अलका बेटा घाटी, यहाँ पे कुछ सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में क्वेश्चन पूछा है और ये कहाँ पर अवस्थित है ये पूछ रहा है। तो अलका बेका घाटी कहाँ है? माउंट रुआंग कहाँ है? माउंट रुआंग में देखिए अभी जो है स्ट्रेटो टाइप का एक ज्वालामुखी है वो फटा है, माउंट रुआंग। सक्षाम घाटी कहाँ पे? सक्षाम घाटी आप सबको पता होगा भाई, लद्दाख के अंतर्गत नहीं है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसके अंतर्गत आती है। अभी इस पर चीन का नियंत्रण है, यहाँ पर ये अपना रोड बना रहा है, इसके लिए भारत इसका विरोध कर रहा है। अलबेका घाटी कहाँ पर है? अलबेका घाटी आपकी पड़ती है, ये पूर्वी अफ्रीका जो घाटी है, रिफ्ट वैली है, पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट वैली का पार्ट मानी जाती है। और ये कहाँ पे है? ये पड़ती है आपके लेबनान में। यहाँ पर आपका है लेबनान पर्वत है यहाँ पे, इसके पूर्व में और पश्चिम में, और इसके पूर्व में पड़ता है एंटी लेबनान। ठीक है, एंटी लेबनान पर्वत यहाँ पर पड़ता है, तो इनके बीच में है अलका बेटा घाटी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं माउंट रुआंग की बात करते हैं। तो माउंट रुआंग के बारे में, जैसे इंडोनेशिया में है, तो यहाँ पर अभी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। इंडोनेशिया में कुछ मुख्य ज्वालामुखी हैं जो कि रिंग्स ऑफ फायर में आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्राकाटाओ, दूसरा होता है मिरापी, सेमेरू। ठीक है, माउंट रुआंग ध्यान रखना, मेरापी, सेमेरू, क्राकाटोआ अगर पूछा जाए तो ये ज्वालामुखी में वहाँ पे है इंडोनेशिया के अंदर में। इसका आंसर होगा केवल एक एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। महासागरीय अम्लीकरण क्या है? तो महासागरीय अम्लीकरण कैसे होगा? देखिए जैसे कि एसिड रेन होगी उसकी वजह से भी अम्लीकरण हो सकता है। तो महासागरीय अम्लीकरण से तात्पर्य अतिरिक्त वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के कारण महासागर के पीएच स्तर में कमी से है। तो यहाँ पे आप, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि अम्लीय और क्षारीय क्या होता है। देखिए एक इस तरह से एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे एक 7 रखते हैं। 7 क्या है? सामान्य वाटर होता है यहाँ पे, मतलब कि ये न्यूट्रल है। इसके बाद अगर यहाँ पे इस तरफ जाएंगे अम्ल, यानी कि 0 1 2 3 4 5, इधर 6 8 9 10 11 12 ऐसे 14 तक है, यहाँ पे हो जाएगा क्षारीय। ठीक है, अब स्टेटमेंट आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे आप समझेंगे। देखिए महासागरीय अम्लीकरण से तात्पर्य कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के अवशोषण के कारण महासागर के पीएच स्तर में कमी से है। तो ये भी यहाँ पे जब पीएच स्तर में कमी कैसे होगी? अम्लीकरण हो रहा है और ये यहाँ पे इसका जो पीएच वैल्यू वो कम होगी क्योंकि CO2 के अवशोषण से। अब CO2
अब अवशोषित कर रहा है महासागर, प्लस में महासागर में ऑलरेडी H2O है, तो H2 और CO2 मिलके क्या बनाएंगे, H2CO3, ये अम्ल बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। दूसरा अब हम पढ़ते हैं कि महासागरीय अम्लीकरण समुद्री जीवों, विशेष रूप से कैल्शियम कार्बोनेट सेलों के अस्थिपंजर वाले जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो ये भी सही होगा भाई। ये जो है कैल्शियम के बने होते हैं, CaCO3 के बने हुए हैं। अगर H2CO3 अगर महासागर में बनेगा तो यहाँ पर जो कैल्शियम है इसके साथ में ये प्रतिक्रिया विक्रिया करेगा, इससे प्रॉब्लम होगी। अब ये अगर खतरे में होंगे तो क्या होगा, जो वहाँ पे खाद्य जाल है यानी कि फूड वेब, वो डिस्टर्ब होगा, यानी कि उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा और व्यवहार में परिवर्तन आना, चेंज मतलब शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आंसर होगा सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। टूंड्रा, टैगा, सवाना यानी कि स्थलीय बायोम के पार्ट होते हैं। टूंड्रा, टैगा, सवाना आपने सीखा होगा। तो यहाँ पे इनकी विशेषताएं पूछा हुआ है। देखिए पहले होता है टूंड्रा, फिर होता है टैगा, टैगा के बाद में ये सवाना जो आ रहा है, इनके दोनों के बीच में एक होता है समशीतोष्ण। समशीतोष्ण होते हैं, इनकी एक विशेषता होती है, ये क्या कहते हैं, ये वृक्ष यानी कि यहाँ पर सुनो पतझड़ लिख देता हूँ, ठीक है, सॉरी, पतझड़ होती है कब, शीत ऋतु में। शीत ऋतु में आपके आसपास में देखा होगा सहतूत का पेड़, तो पत्ते गिरा देता है, फिर उसके बाद जब गर्मियाँ आती है तो उस पर पत्ते वापस उग जाते हैं। समशीतोष्ण। सवाना में घास के मैदान होते हैं। देखिए सवाना लंबी घास और छोटे वृक्ष होते हैं, तो बिल्कुल सही है। टैगा सदाबहारी और शंकुधारी वन होते हैं, यानी कि कहाँ पे, उप आर्कटिक जो क्षेत्र है, उप आर्कटिक जो क्षेत्र है, यहाँ पे, यहाँ के मुख्य पेड़ कौन कौन से हैं, यहाँ पे हैं स्प्रूस, पाइन और देवदार के पेड़। टुंड्रा आपने यानी कि परमाफ्रॉस्ट स्थायी तुषार वाली मृदा होती है, बिल्कुल सही है। तो टुंड्रा अत्यधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले हैं, यहाँ पर जमी हुई परत मिलती है, एक परमाफ्रॉस्ट। तो ये इस तरह से हो गए। आप देखेंगे यहाँ पे जो शंकुधारी वन होते हैं कैनोपी टाइप के होंगे, जब पहाड़ों पे आप जाएंगे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो इस तरह के टैगा वन आपको मिलने नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। शीत ऋतु के दौरान अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र के आकार में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल PCSs क्लोरीन और ब्रोमीन अभिक्रियाओं के लिए सतह प्रदान करते हैं, जिसके कारण ओजोन का अवक्षय होता है। देखिए बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए सन, ये है अर्थ, यहाँ पे एक इसका समताप मंडल है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ओजोन है। अभी क्या होता है, जब यहाँ पे कब बनेगा, जैसे हम क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो है, यूवी जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे पहले जब यहाँ पे क्लोरीन पहुँचेगा तो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे इसको पतला शुरू करेगा। यहाँ पे रेज आती है, यूवी रेज आती है। यूवी रेज में कौन सी, ए, बी और सी। तो सी तो क्या वापस ही टकरा के चली जाती है, बी सीधा अंदर आ जाती है, सॉरी ए सीधा अंदर आ जाती है। जो बी होती है, जहाँ ये छिद्र खुलता है वहाँ से ये अंदर आना शुरू हो जाती है, जिससे कि भाई स्किन का कैंसर हो सकता है, प्रजातियों की विविधता में कमी आ सकती है। तो बहुत सारे इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, कृषि के में परिवर्तन आएगा। अभी क्या होगा, जब ये अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पे आएंगी तो जो यूवी रेज है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑलरेडी यहाँ पर है, इसको तोड़ देगी, इसको ब्रेक करेगी। ब्रेक करने के बाद ये कहाँ बनेगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड यानी कि ClO में परिवर्तन होगा। अब ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, वहाँ पे अब ओजोन किसकी होती है, O3 होता है, तो ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा। देन रिएक्ट करके क्या परिणाम होगा, यहाँ पे क्लोरीन आपकी बन जाएगी, फिर O3 आपकी यहाँ पे होगी, और साथ में एक डिजोल्व नहीं, एक सिंगल O2 बचेगी, यानी कि सिंगल O2 बनेगी, क्योंकि ये यहाँ पे अभिक्रिया करी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जाएगा तो सिंगल O बनेगी। अभी क्या, ये फिर क्रिया शुरू करनी होगी, यहाँ पर फिर ClO बनेगा, क्योंकि यहाँ पे Cl अलग भी है, तो ये इसके साथ क्रिया करेगा तो ClO बनेगा, प्लस में O आएगा, फिर यहाँ पर Cl प्लस O2 होगा। फिर ये अभिक्रिया ऐसे ही ऐसी रूटीन में घूमती शुरू हो जाएगी, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं। अब समझेंगे कि शीत ऋतु के दौरान अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र के आकार में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। अभी ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल जो है क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए सतह प्रदान करते हैं, तो सही बात है, ये ओजोन का क्षय होता है, बिल्कुल सही है। तो ए और
दो बी दोनों सही हैं और कथन 2 एक की सही व्याख्या करता। अभी मैं यहाँ पे आपको ग्रीष्म में भी, भाई ये तो कॉन्सेप्ट हुआ शीत ऋतु का, अब ग्रीष्म की बात करता हूँ तो ग्रीष्म में नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है और साथ में जो क्लोरीन है ये अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या है, CH4 यानी कि मीथेन भी हो सकती है। इससे क्या होता है कि क्लोरीन का सिंक बन जाता है। सिंक क्लोरीन का बनते ही क्या होगा, जो O3 का क्षय है वो रोकना शुरू कर देता है अगर क्लोरीन का सिंक। अब ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरीन जो है ग्रीष्म ऋतु में, मीथेन भी हो सकती है उसमें साथ में, क्लोरीन का सिंक बनाते हैं। क्लोरीन का सिंक जो है O3 का क्षय रोकता है, तो ग्रीष्म ऋतु की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66, पीने के प्रयोजन में प्रयुक्त होने वाले। अब देखिए क्वेश्चन, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से आप इसको करने की कोशिश करिएगा। हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीने के प्रयोजन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले जल को फ्लोराइड आयनों से पूर्णता रहित होना चाहिए। देखिए आपको पता होगा, फ्लोराइड अगर अधिक हो जाता है तो हमारे दांत गलने शुरू हो जाते हैं और ऐसी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि फ्लोराइड रहित आयनों से पूर्णता रहित होना चाहिए पीने के जल को। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 10 ppm से अधिक फ्लोराइड आयन अस्थियों और दांतों पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। एक तरफ ये कह रहा है कि भाई 10 ppm से अधिक का नुकसान करेगा, दूसरी तरफ कह रहा है कि पूर्णता रहित। अरे भाई 10 से कम तो हो ही सकता है, इसका मतलब ये है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो स्टेटमेंट के हिसाब से भाई आपको पता है कि भाई अत्यधिक मात्रा में होगा तो फ्लोरा कोई भी चीज़ नुकसान कर सकती है, तो 2 इसका बिल्कुल सही है। अभी हम बात करते हैं कि पूर्णता रहित होना चाहिए, तो पूर्णता रहित नहीं होना चाहिए। ये कितना 1 ppm से 2 ppm तक होना चाहिए। और फ्लोराइड जो आयन होता है वो दांतों को मजबूती देने के लिए आवश्यक होता है। अभी ये राजस्थान की एक रिपोर्ट में पाया, वहाँ पे जो है फ्लोराइड आयन 10 ppm से भी अधिक पाए गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। अब आपको पता है कि एक इसका गलत है तो दूसरा सही होगा, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैव विविधता के संदर्भ में है। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब कोई व्यक्ति ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर यात्रा करता है तो सामान्यतः वृद्धि होती है। अब देखिए ध्रुव पे आप जाएंगे, भाई ऐसे इस तरह से बात करता है, यहाँ 0 डिग्री, अब यहाँ पे ध्रुव है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बर्फ जमी हुई है, यहाँ पे कैसे जैव विविधता देखोगे। जैसे जैसे इधर बढ़ोगे अमेजोन जंगल होंगे, यहाँ पे सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वगैरह होती है, वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर विविधता बढ़ेगी। अब इसको क्या कहा जाता है, जब ये इस तरह विविधता बढ़ रही है, इसे कहा जाता है अक्षांशीय विविधता प्रवणता, ठीक है। अक्षांशीय विविधता प्रवणता इसे कहा जाता है, यानी कि जैसे जैसे आप अक्षांश की तरफ चलोगे 0 डिग्री की तरफ, अब ये विविधता बढ़नी शुरू हो जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी पर सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। बिल्कुल सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी पर सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। तो 1 और 2 दोनों सही होगा, जैसे कि अमेजोन के जंगलों में सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68, कन्नेर क्या है। कन्नेर नेरियम पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप देखिए कभी मंदिर गए होंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह का एक पंखुड़ियों का मुड़ा हुआ सा एक येलो कलर का एक फूल नजर आएगा, जिसकी पतली पतली सी पत्तियां होती हैं, इस तरह की पेड़ की बहुत सारी पत्तियां लगी होती हैं। आप रोड पर देखेंगे, रोड पर मफलर के रूप में भी यूज़ करते हैं, बीच में एक पौधा होता है, उस पर पिंक कलर के भी फूल आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये कनेर का पौधा होता है। अभी क्या हुआ, एक महिला ने अधिक इसको सेवन कर लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और इन पुष्पों के कच्चे अर्क के सेवन से बचना चाहिए, बिल्कुल सही है। इन्हें ओलियंड्रिन नामक कार्डियोटॉक्सिक ग्लाइकोसाइड होता है, जिसके मृत्यु का कारण भी बन सकता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अभी एक औरत की मृत्यु भी हो गई थी, तो इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। कथन 2 एक की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69, अपराध रोकथाम आपराधिक न्याय आयोग CCPCJ के संदर्भ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग है, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, तो ये गलत होगा। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय स्थित है। ध्यान रखिएगा CCPCJ का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर जो है वियना में स्थित है, तो दूसरा गलत है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्षेत्र में विश्व जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है। अब पहले मैं आपको बताता हूँ, जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है। भारत में टोटल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। अब उसमें मैं बताऊंगा, पहले यहाँ की विविधता हॉटस्पॉट होने की कंडीशंस हैं। अब ये क्वेश्चन
क्वेश्चन तो ये है, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है भाई किस आधार पर इन्हें जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया जाए। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 शर्तें माननी पड़ती हैं। स्थानीय जो प्रजाति हैं, प्रजातियों की बात है पहला। दूसरा है आपका मूल देशज प्रजातियाँ, यानी कि और कहीं ना मिलती हों, ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज बोला जाता है। 3 है आपका संकटग्रस्त हों। अब देखेंगे स्थानीय प्रजातियों, कम से कम संवहनीय पौधे जो हैं 1500 प्रजाति होनी चाहिए। कौन से? वेस्क्यूलर प्लांट्स, यानी कि संवहनीय। संवहनीय कौन से पौधे होते हैं? जिनके अंदर में जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। संवहनीय पौधे होने चाहिए। मूल देशज प्रजातियां, ऐसा क्षेत्र जिसका 70% से अधिक मूल पर्यावास नष्ट हो चुका हो। कितना? 70% से अधिक, ऐसा क्षेत्र जहां पर मूल पर्यावास उसका नष्ट हो चुका हो। अब जो बचा हुआ 30% है संकटग्रस्त की स्थिति में, यानी कि मूल जो प्राकृतिक वनस्पति है वो 30% जो है वो संकटग्रस्त की स्थिति में हो, तो इस आधार पर इसे जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है। अब कौन करता है? इसे करता है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ठीक है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल। ये कहाँ? 1987 में, कहाँ? अमेरिका में, यूएसए में स्टैब्लिश हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है वर्जीनिया में, ठीक है, तो हेडक्वार्टर याद रखिएगा वर्जीनिया में। अब भारत की हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पे हॉटस्पॉट है। देखिए संपूर्ण हिमालय, हिमालय बिल्कुल इसका एक हॉटस्पॉट है, ठीक है। पश्चिमी घाट बिल्कुल सही है। पूर्वी घाट हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है। आपको अगर यही पता था तो आप इससे आंसर निकाल सकते हो। देखो हमें पता है 3 में नहीं है पूर्वी घाट में, तो आप एलिमिनेट कर दीजिए जिसके अंतर्गत 3 आ रहा है, तो आंसर आपका आ जाएगा पूर्वोत्तर भारत का मतलब, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत है। निकोबार द्वीप, सोडालैंड, जो सोडालैंड द्वीप समूह उसमें शामिल है, निकोबार द्वीप समूह उसके अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल सही है 4। तो 1 2 4 5 1 इसका सही आंसर होगा। देखिए आपको यही पता है कि पूर्वी घाट में नहीं है, तो एलिमिनेट करने से आपका आंसर आ जाता है। तो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा आंसर लगाओ, निकल के भागो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 71। वर्षा का पीएच मान निम्नलिखित में से कम होने पर अम्लीय वर्षा माना जाता है। मैंने पीछे भी आपको बताया था, हम इस तरह की रेखा खींचते हैं। यहाँ पर साथ में क्या होगा? यहाँ पे न्यूट्रल वाटर होता है। इधर जहाँ पे जाएंगे तो आप एल्कलाइन हो जाता है, इधर आप जाएंगे तो एसिडिक हो जाता है। अब यहाँ पे 0 से लेकर ये 14 तक होता है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। देखो 7 है, अभी इससे अगर कम होगा तो एसिडिक होगा। अम्लीय पूछ रहा है, अम्लीय वर्षा माना जाता है, भाई 7 से नीचे जाएगा। अब मैं नेचुरल जो रेन है, मतलब क्लीन रेन का है, क्लीन रेन का होता है 5.6 pH वैल्यू होती है। कौन सी? क्लीन रेन की। अब इससे अगर ये कम होगा यानी कि 4.5 पे जाएगा तो इसे हम एसिडिक रेन मानते हैं। अभी देखेंगे जैसे सोडा है, तो सोडा का कितना होता है? 2.5 होता है, और नींबू का होता है 2। अभी इधर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर हम सी वाटर की बात करें तो सी वाटर का 8.1 होता है। कहाँ? सी वाटर, ठीक है, सी वाटर का 8.1 pH होता है। उसका अगर बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो बेकिंग सोडा का 9 होता है, और 11 होता है आपका अमोनिया का। अब ये याद रखिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए कि अभी अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता है तो इजी से आप क्वेश्चन कर सकते थे। अभी 5.6 से कम होगा तो अम्लीय वर्षा माना जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी के गॉसे के नियम का सर्वोत्तम वर्णन करता है? गॉसे का नियम है, तो गॉसे ने क्या कहा भाई, अगर कोई स्पीसीज आती है तो पहले क्या करती है? प्रतिस्पर्धा करती है। प्रतिस्पर्धा करने के बाद बहिष्करण होगा, कोई एक प्रजाति छोड़ के भागेगी। दूसरा होगा कि या तो फिर अगर रह रहे हैं तो संसाधनों का विभाजन करेंगे, ठीक है, संसाधन विभाजन करेंगे। कैसे? प्रतिस्पर्धा होगी, बहिष्करण होगा, संसाधन विभाजन। इसका एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ग्रे और रेड, ठीक है, ग्रे और रेड गिलहरी को एक साथ रखा गया, जिसने क्या हुआ? रेड को भगा दिया और ग्रे स्थापित हो जाती है। तो इसने प्रतिस्थापित किया रेड गिलहरी को, तो ग्रे संसाधनों का यूज अच्छे से कर पाई, इस वजह से ग्रे वहां पर रुक पाई। इसलिए इसी को कहा जाता है, यानी कि प्रतिस्पर्धा होगा, बहिष्करण होगा और संसाधनों का विभाजन होगा। अब नेक्स्ट, अब हम इसको स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। समान संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली 2 निकटता से संबंधी प्रजातियां अनंत काल तक सह अस्तित्व में नहीं रह सकती। देखिए यही कह रहा है कि भाई संसाधनों का समान संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली जो निकटता से संबंधित प्रजातियां अनंत काल तक सह अस्तित्व में नहीं रह सकती। अब दूसरा है, उष्ण जलवायु में शरीर का आकार रैखिक होता है तथा ठंडे जलवायु में गोल और सघन होता है।
तो यहाँ देखेंगे ये थ्योरी किसने दी, अगर आपको पता होगा तो ये थ्योरी दी थी बर्गमैन ने। तो बर्गमैन ने ये थ्योरी दी थी 1847 के अंतर्गत में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ठंडे क्षेत्र हैं वहाँ पर जो जीव रहते हैं उनका बड़ा और अधिक भारी होते हैं, उनका सरफेस एरिया अपेक्षाकृत बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें उन्हें जलवायु हीट का नुकसान ना हो। ऐसे ही जो गर्म है, हॉट क्लाइमेट में रहने वाले जीव हैं, उनका शरीर छोटा और हल्का होगा, जो सतह क्षेत्र अधिक होता है जिससे शरीर से ऊष्मा निकल सकती हो, ठीक है। तो इस तरह की थ्योरी यहाँ पे इन्होंने दी थी बर्गमैन ने 1847। तो ये तो इसका आंसर नहीं होने वाला। ठंडी जलवायु में शरीर का आकार बड़ा होता है और उष्ण जलवायु में छोटा होता है, लगभग यही बात यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो देखेंगे प्रकृति में दोहन की सदैव एक पारिस्थितिकी की लागत होती है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पर आंसर आता है इसका एक, गॉसी का नियम का आंसर है। आप गॉसी का नियम ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इकोक्लाइन का सर्वोत्तम पद का वर्णन करता है। देखो इकोक्लाइन क्या होता है, देखो दो चीजें होती है, एक होता है इकोटोन, एक होता है इकोक्लाइन। तो इकोटोन को समझते हैं पहले क्या है इकोटोन। तो इकोटोन क्या है, यानी कि दो पारिस्थितिकी तंत्रों में बीच एक स्पष्ट विभाजन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, एकदम से आप इस जंगल से बाहर निकल के गए यहाँ पर आपको एकदम से अचानक से घास का मैदान मिल जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये इकोटोन, यानी कि दो पारिस्थितिकी तंत्रों का मिलन क्षेत्र भी इकोटोन है, या इनके दोनों में जो विभाजन हो रहा है ये भी एक इकोटोन है। आप ऐसे ही मान सकते हैं, यहाँ पर समुद्र है या जल है, नदी है या फिर झील है, और यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, तो इसका ये वाला क्षेत्र जो है इकोटोन होता है। अभी बात करते हैं कैसे। अब कह रहा है कि इकोक्लाइन क्या है, इस तरह का होता है। यहाँ पर आप मान लीजिए इकोटोन है, अभी ये देखो इस तरह से गिरावट हो रही है। आप सपोज लीजिए, इसका एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लीजिए आप वहाँ पर पहाड़ पर ऊपर खड़े हुए हैं, सपोज जो हिमालय पे आप खड़े हैं ऊपर, वहाँ से आप धीरे धीरे नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे यहाँ पर जो पेड़ पौधे थे वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, जो यहाँ थे वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। ऐसे ही यहाँ के जीवों की बात होगी, यहाँ पर जो रहने वाली जो प्रजातियाँ हैं ये धीरे धीरे अलग तरह की होने लगेंगी। यानी आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो एक अलग तरह का आपको जंगल और प्रजातियाँ नजर आने लगेंगी। तो उसी चीज़ को कह रहा है कि क्रमिक गिरावट है यहाँ पर ये। तो यह देखेंगे, आई होप आप इसको इजीली समझे होंगे। देखिए अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यह रोग और अन्य तनावकारी कारकों के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के प्रजातियों की आबादी में क्रमिक गिरावट को संदर्भित करता है। अब देखिए रोग और अन्य तनावकारी कारकों का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है। दूसरा हम पढ़ेंगे, यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र में वायु, जल और मृदा जैसे अजैविक कारकों की गुणवत्ता में गिरावट को संदर्भित करता है। देखिए ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखेंगे दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक स्पष्ट विभाजन की सीमा नहीं होने की स्थिति में एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में क्रमिक किंतु निरंतर परिवर्तन होता है। तो बिल्कुल सही है। देखिए दो, ये कह रहा है स्पष्ट विभाजन नहीं है, अगर स्पष्ट विभाजन कहता तो इकोटोन होता, ठीक है। अब ये इसका सही हुआ, नेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सीधा 74। भारत ने हाल ही में समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए अपनी एक विशिष्ट नीति जारी की है। तो देखिए भारत ने भैया ऐसी कोई नीति जारी नहीं की है अभी तक। तो भारत ने सिर्फ क्या कहा है, सिंगल यूज जो प्लास्टिक है इसको बंद करने की बात कह रहा है भारत ने कोई विशेष नीति जारी नहीं की है। तो ये तो यहाँ पहले ही गलत हो गया। अब आपको इतना ही पता था, तो आप देखिए एक गलत है दूसरा सही है, तो आंसर आ गया आपका यहाँ पे निकल के डी। अब हम बात करते हैं, भारत में समुद्री प्रदूषण की रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। अब अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन क्या है, आपने नाम पढ़ा होगा, मारपोल, ठीक है। मारपोल है यहाँ पे, ये कब बनाया था, यानी कि 2 नवंबर 1973 को मारपोल बना था। ये क्या, समुद्र जो जहाजों से प्रदूषण होता है समुद्र में उस पे कंट्रोल की ये बात करता है। इस पर सभी देशों ने सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए, भारत भी इसमें साइन किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मारपोल अगर पूछा जाए तो जहाजों से होने वाला प्रदूषण जो समुद्री प्रदूषण है उसके बारे में बात करता है। भारत ने अभी तक केवल सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद किया है। अब समुद्री प्रदूषण की रोकथाम भारत कैसे करता है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। कुछ एक्ट्स के नाम बोल रहा हूँ, बस सुन लीजिएगा, याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। वाणिज्य पोत परिवहन नियम 2009 जो है ये कहाँ है, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 के तहत है, नियम 2009 का है। इससे हम समुद्री प्रदूषण को रोकते हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, इसके द्वारा रोकते हैं। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, ये क्या है, CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों के माध्यम से की जाती है। तो देखिए वायु का अगर आता है तो वायु भी आपका जो 1981 का एक्ट है इसके तहत भी करता है, CPCB की भी बात करता है। प्लास्टिक जो है समुद्री प्रदूषण में का लगभग 80% अहम भूमिका निभाती है। 2050 तक कहा जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक कि जितनी मछलियां हैं उससे ज़्यादा समुद्र में
प्लास्टिक पहुंच जाएगी। अब देखिए प्लास्टिक ऐसा है, इसको विघटित होने में मतलब इसको टूटने में लगभग 500 से लेकर 1000 साल तक लगते हैं। तो समझ लीजिए कितना बड़ा खतरा है ये सिंगल यूज प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित गिद्धों की प्रजातियों पर गंभीर रूप से संकटग्रस्त पूछा। देखिए IUCN एक लिस्ट बनाता है जिसमें कि कुछ इस तरह से प्रजातियों को विभाजित किया जाता है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। अब बात करते हैं हम गिद्धों की, पूछ रहा है तो ठीक है। जैसे कि रेड हेडेड गिद्ध, हिमालयी गिद्ध और स्लेंडर बिल्ड गिद्ध और व्हाइट रैम्प्ड गिद्ध। अब भारत की बात करते हैं तो भारत में 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। कितनी? भारत में 9 प्रजाति पाई जाती हैं टोटल। अब इन गिद्धों को 2 तरह से बांटा जाता है, एक होते हैं न्यू वर्ल्ड, एक होता है ओल्ड वर्ल्ड। तो ओल्ड वर्ल्ड के हैं और कुछ होते हैं न्यू वर्ल्ड के। अब न्यू वर्ल्ड के आपको कहाँ मिलेंगे? न्यू वर्ल्ड के आपको मिलेंगे कैलिफोर्निया और एंडियन कॉन्डोर में, ठीक है। तो इनको शामिल किया जाता है कैलिफोर्निया, एंडियन कॉन्डोर में, यानी कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका में। यहाँ पे ये न्यू वर्ल्ड कहाँ मिलता है? न्यू वर्ल्ड से याद रखिएगा भाई, नॉर्थ एंड साउथ जो है, सॉरी नॉर्थ और साउथ USA अमेरिका के अंदर ये मिलते हैं। अब बात करते हैं ओल्ड वर्ल्ड के। ओल्ड वर्ल्ड के कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये आपको मिलेंगे यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर मिलेंगे और अफ्रीका के अंदर मिलेंगे, ठीक है। अफ्रीका के अंदर मिलेंगे, यूरोप, एशिया, अफ्रीका में कौन मिलते हैं? ओल्ड वर्ल्ड वाले मिलते हैं। अब ओल्ड वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। देखिए जो है रेड हेडेड जो गिद्ध है, ये वाला रेड हेडेड केवल भारत में पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये कहाँ? इसे काला गिद्ध भी कहा जाता है। दूसरा हिमालयी गिद्ध। हिमालयी जो गिद्ध है ये नियर थ्रेटेंड है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर जो है ये नियर थ्रेटेंड की स्थिति में आता है, जबकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड आपसे पूछा हो। अब आप 2 को एलिमिनेट कर देते हैं हम। 2 को एलिमिनेट करने से आपका आंसर आएगा, 2 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो 2 को एलिमिनेट करने से आपका आंसर आ जाता है, आंसर आएगा D। अब सिलेंडर बिल्ड गिद्ध की बात करते हैं, व्हाइट रैम्प्ड गिद्ध की बात करते हैं। देखिए जो सिलेंडर बिल्ड गिद्ध है इसकी उप प्रजाति पाई जाती है, लेकिन अब ये याद रखिएगा जो रेड हेडेड गिद्ध है इसकी कोई उप प्रजाति नहीं मिलती है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ये केवल भारत में पाया जाता है। और क्या इसकी कोई उप प्रजाति होती है? नहीं, इसकी कोई उप प्रजाति नहीं होती है, ठीक है। बाकी सिलेंडर बिल्ड गिद्ध जो है एंड व्हाइट रैम्प्ड जो गिद्ध है ये आपके क्रिटिकल इंडेंजर्ड की स्थिति में आते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। भारत में संरक्षण रिजर्व यानी कि कंजर्वेशन रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब संरक्षण रिजर्व क्या होता है, पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए संरक्षण जो क्षेत्र है, ऐसे ही स्टेटमेंट में यहाँ दे रखा संरक्षण क्षेत्र, अब वहाँ पर संरक्षण रिजर्व की पूछ रहा है। इस तरह से आपको पहले तो क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है। देखिए यहाँ पे फिर वही यूज है एक्सट्रीवर्ट, सभी प्रकार के संरक्षण क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों में पूर्ण प्रतिबंध होती हैं। अब यहाँ पे पूर्ण प्रतिबंध हो रहा है भाई, क्या है, कुछ रेगुलेटेड विनियमित भी तो हो सकता है या सीमित प्रतिबंध भी हो सकता है, तो ये तो आपका वैसे ही आप देखेंगे तो गलत हो जाता है। दूसरा संरक्षण क्षेत्र पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व होता है, तो भाई सही बात है कि तो संरक्षण क्षेत्र का जो पूर्णतः स्वामित्व है वो भारत सरकार के हाथ में होता है। अब पहला देखेंगे कि संरक्षण क्षेत्रों की अवधारणा का सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम 2002 में प्रस्तुत किया गया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 में प्रस्तुत नहीं किया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अमेंडमेंट किया था 2002 में, तब इसको प्रस्तुत किया गया था। तो पहला ही आपका यहाँ पे गलत हो जाता है, तो आंसर आता है आपका केवल 1। अब हम समझते हैं कि संरक्षण क्षेत्र होते क्या हैं, ठीक है। संरक्षण क्षेत्र में आपका आता है सामुदायिक रिजर्व, यानी कि सामुदायिक रिजर्व के बारे में वो पूछा ही है संरक्षण रिजर्व में, ठीक है। सामुदायिक रिजर्व होता है, दूसरा होता है आपका संरक्षण के बारे में पूछा है। एक संरक्षण रिजर्व होता है, एक सामुदायिक रिजर्व होता है। अब सामुदायिक जो रिजर्व है, समुदाय की बात करें, वर्ड से समझ लीजिए समुदाय, इसका कौन बनाता है? ग्राम सभा आपको इसको बनाती है। किसके साथ मिलकर बनाती है? वन विभाग के साथ मिलकर ये बनाती है, तो इसका रेगुलेशन यही लोग करते हैं, सामुदायिक। अब आप देखिए सामुदायिक है, ग्राम सभा बना रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि संरक्षण जो क्षेत्र हैं उनमें मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं हो? बिल्कुल होती है। देखिए इनका जो स्वामित्व है, इनका स्वामित्व यहाँ पर निजी या सामुदायिक हो सकता है। इनका प्रबंधन कौन करता है? प्रबंधन स्थानीय समुदाय करता है। उद्देश्य क्या है? जो इनकी सांस्कृतिक और पारंपरिक जो विशेषताएं हैं उनको संरक्षित करना है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। अब बात करते हैं हम संरक्षण रिजर्व की। संरक्षण रिजर्व कौन होता है? तो यहाँ पर ये कौन है? सरकार की भूमि होती है, ठीक है। तो सरकार की भूमि होती है। यहाँ पर राज्य जो है, राज्य सरकार जो है, प्लस में स्थानीय समुदाय जो है यहाँ पर प्रबंधन
करते हैं। इसका संरक्षण रिजर्व का स्थानीय राज्य और स्थानीय समुदाय संरक्षण करते हैं, जबकि इसका प्रबंधन कौन कर रहे थे? सिर्फ स्थानीय समुदाय प्रबंधन कर रहे थे। यहाँ पर वन्य जीवों के गलियारे और संरक्षण आते हैं, कौन से? जैसे कि एलिफेंट कॉरिडोर बना रहा है तो वो यहाँ पे संरक्षण क्षेत्र में आएगा। ठीक है, इस तरह से आप याद रखना। इसका आंसर होता है केवल एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। कुछ प्रदूषक पूछे हैं, उनसे होने वाले रोगों के बारे में पूछा है, तो आपको ये तो आप इन्वायरमेंट में पढ़ ही चुके होंगे। आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट रोग होता है, या फिर एक प्रवाहिका रोग होता है, प्रवाहिका होता है ये। इससे और कौन सा होता है? फेफड़े में रोग हो सकता है, फेफड़े और कैंसर भी इससे हो सकता है। कैडमियम क्या होता है? तो कैडमियम से इटा यानी कि हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर वृक नलिका में विकार हो सकता है, वृक नलिका का भी विकार हो सकता है। नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, या एक और वर्ड इसमें लिखा जाता है मेथेमोग्लोबिनेमिया। ठीक है, मेथेमोग्लोबिनेमिया एक वर्ड रोग है, वो भी इससे होता है, तो ये याद रखिएगा। इसका आंसर होगा सी, सही होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। किसी क्षेत्र में जैव विविधता की हानि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी की हानि कैसे होगी, उसमें कितने जैव विविधता हानि के संभावित परिणाम है। जैव विविधता हानि के संभावित परिणाम पूछे कि जैव विविधता घट गई उसके बाद में क्या होगा। पहले देखेंगे पादपों की उत्पादकता में गिरावट। अब देखिए, मान लीजिए मधुमक्खियां खत्म हो जाती है तो पादपों की उत्पादकता में गिरावट आ ही जाएगी, ये परिणाम हो सकता है, क्योंकि वो पोलन नहीं कर पाएंगे। पर्यावरणीय व्यवधानों में सूखे के प्रति प्रतिरोध में कमी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। रोग चक्र की परिवर्तनशीलता में वृद्धि हो सकती है, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। बायोपायरेसी वर्ड को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। बायोपायरेसी क्या है? जैसे एक बार अमेरिका ने हमारी हल्दी के लिए IPR राइट्स लेने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उसे क्लेम किया, उसने रोक दिया। बायोपायरेसी मतलब क्या होता है? हमारे जैविक संसाधनों पर अपना कंट्रोल करना चाहता है कोई भी देश अपने वाणिज्यिक लाभ के लिए। अब हम समझते हैं कि यदि यह कृषि परियोजनाओं के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों का अवैध व्यापार है, अवैध व्यापार की बात नहीं करता है यह वाणिज्यिक लाभ के लिए स्वदेशी ज्ञान जैविक संसाधनों का अनधिकृत उपयोग है, ये बिल्कुल सही है। इसका 3D से इससे कोई मतलब नहीं, दवा उत्पादन से इसका कोई मतलब नहीं है, तो बी इसका सही आंसर होगा, यानी कि अवैध संग्रह कराना और पेटेंट कराना है बायोपायरेसी। तो हाथियों के संरक्षण की बात करता है। देखिए, हाथियों के संरक्षण में भारत सरकार ने 1992 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया था। देखिए, केंद्र प्रायोजित योजना मैंने आपको समझाया हुआ है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है, और कुछ ये पूरी स्कीम्स मैंने पीछे जो इकोनॉमी का टेस्ट कराया उसमें करा रखी है, तो आप लोग क्रमिक रूप से टेस्टों की वीडियो देखते रहिए। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्गत साइट्स ने हाथियों की अवैध निगरानी के लिए माइक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, ये भी सही है। एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरू हो गया था 1992 में। अभी ये माइक की शुरुआत कब की थी? माइक की जो शुरुआत करती है 2002 में इसकी शुरुआत की है। वन्य जीव ट्रस्ट एशियन एलिफेंट अलायंस का सदस्य है, तो देखिए भारत में एलिफेंट मिलता ही है, तो ऑब्वियसली बात है एशियन एलिफेंट अलायंस का सदस्य होगा ही भारत। कॉमन सेंस से आप लगा सकते हैं। वन्य जीव ट्रस्ट क्या है? एक NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और एशियन एलिफेंट अलायंस क्या है? 2007 में बना था। तो एशिया के एलिफेंट जो है उनका संरक्षण करना है, उनकी आबादी को बढ़ाना इनका उद्देश्य है, तो इसका आंसर होगा सभी तीनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 और 4 पूछा हुआ। पहले अनुसूची 6 थी, इसको अमेंड करके यहाँ पर कर दिया है इन्होंने अनुसूची 4 में। तो अनुसूची 1 में क्या है? अनुसूची 1 में सबसे पहले आप देखेंगे तो उच्चतर श्रेणी के जो हैं, जैसे कि काला हिरन, बाघ यानी कि चीता या हिम तेंदुआ, भूरा भालू, ब्लू व्हेल, हॉर्नबिल आदि जैसी जो प्रजातियां हैं उनको संरक्षण देना है, तो उच्च संरक्षण की आवश्यकता होती है, तो ये बिल्कुल सही है। अनुसूची को उच्चतम संरक्षण के लिए प्राप्त पशु प्रजातियां। अनुसूची 2 क्या है? उसमें थोड़ा सा कम संरक्षित प्रजातियां पाएंगी, ठीक है। तो संरक्षित पादपों की प्रजातियां यहाँ पर नहीं मिलती हैं, तो यहाँ पर पहले प्रजातियों की बात होगी, पादपों की बाद में होगी। अनुसूची 3 की बात करते हैं, तो अनुसूची 3 में कुछ प्रजातियां हैं, जैसे कुरुंजी है, वृक्ष है, हल्दी वृक्ष है, उसकी संरक्षण की बात करता है, तो अनुसूची 3। अनुसूची 4 क्या करता है? ये साइट्स के अंतर्गत परिशिष्ट सूचीबद्ध नमूनों की बात करता है, तो साइट सबसे लास्ट में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। 3 में आ रहा है पादप, दूसरे में आ रहा है निम्न स्तर के जो पशु हैं उनका संरक्षण, जैसे कि नीलगाय, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, चित्तीदार हिरन होता है, जंगली सुअर और निकोबार श्रू इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इसका आंसर होगा 1।
केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, प्राय सुर्खियों में रहने वाली डेडा विधि क्या है? डेडा विधि क्या है? अभी मुरिया जनजाति के जो किसान हैं, कौन सी? मुरिया जनजाति के जो किसान हैं वो क्या करते हैं, देखिए इस तरह से परतें बनाते हैं। पहली परत वो बताते हैं सियाली के पत्तों की, ठीक है, तो यहाँ पे सियाली के पत्ते लेते हैं, फिर इसके ऊपर राख बिछा देते हैं, राख के ऊपर फिर यहाँ पर एक लेयर होगी पत्तों की, इसकी नींबू के पत्तों की। तो टोटल कितनी लेयर होगी? 1 2 3 3 लेयर होगी। उसके ऊपर यहाँ पर फिर बीज स्टोर करेंगे, फिर इनको लपेट कर ये रख देंगे। तो इससे क्या होता है, जो बीज हैं उनका कंजर्वेशन होता है, संरक्षित करके उनके रख लिया जाता है। कहाँ? लगभग 5 साल के लिए। प्राकृतिक नेचुरल विधि है, जब तक 5 साल के लिए इन बीजों को संरक्षित किया जा सकता है, इनमें रोग नहीं लगता है कोई भी प्रकार का। फिर तो आप देखेंगे भारत में ग्रामीण में उपयोग की जाने वाली जल शोधन की विधि, जल से कोई मतलब नहीं है, प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके बीजों के पर्यावरण अनुकूल संरक्षण तकनीक, बिल्कुल सही है। मृदा की उर्वरता से कोई मतलब नहीं, स्थानीय प्राप्त सामग्रियों का उपयोग करके बनाई जाने वाली संधारणीय संरचना से नहीं, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में मलेरिया से लड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस देश का आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम मच्छर छोड़े गए हैं? देखिए तो मच्छर छोड़े गए हैं, ये यहाँ पे जिबूती में छोड़े गए हैं। बाकी देशों के बाद में जिबूती की हम बात कर लेते हैं। जिबूती कहाँ है? इरिट्रिया, इधर पड़ता है इसका इरिट्रिया, ठीक है। और उसके बाद में इथोपिया, इथोपिया के साथ सीमा साझा करता है, और सोमालिया के साथ में, तो यहाँ पर पड़ता है जिबूती। तो ये इरिट्रिया के साथ में, इथोपिया के साथ में और सोमालिया के साथ साझा करता है। यहाँ पर रेड सी पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, रेड सी है। इधर फिर अरब पेनिनसुला आ जाता है। अफ्रीकी महाद्वीप का पूर्वी देश है ये। तो इससे पहले पश्चिमी अफ्रीका में बुर्किना फासो में भी ये मच्छर छोड़े गए थे। अभी इनका क्या है, अब इनको रोकने का क्या मतलब है, क्यों ये मच्छर छोड़े गए हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। यहाँ पे एनाफिलीज नाम स्टेफेंसी जो है 2012 में ये फर्स्ट टाइम यहाँ एनाफिलीज स्टेफेंसी, कौन सा मलेरिया मच्छर है, ये मच्छर है यहाँ पे, ये इसको रोग को संचरित करता है। अफ्रीका में 2012 में पहली बार ये मिला था। ये क्या है? दक्षिण एशिया और अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप है, जो दक्षिण एशिया है और अरब प्रायद्वीप से ये यहाँ पर पहुँच गया था पहले, ठीक है। इसलिए ध्यान रखेंगे जिबूती के अंदर में ये है एनाफिलीज स्टीफेंसी नामक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84, बायो रेमेडिएशन तकनीक पे क्वेश्चन पूछा हुआ, उपचारित किया जा सकता है। बायो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी में आपको पहले क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 का एक्सप्लेनेशन मैंने बताया हुआ है, वहाँ पे किस तरह से बायो वेंटिंग, बायो स्टिमुलेशन, बायो एगुमेंटेशन एंड फाइटो रेमेडिएशन की तकनीक के द्वारा ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। अभी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बायो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी में अगर कवक का यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो किसका? कवक का यूज़ अगर हम करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है माइक्रो रेमेडिएशन, ठीक है। तो माइक्रो रेमेडिएशन इसको कह दिया जाता है अगर कवक का यूज़ होता है, तो ध्यान रखिएगा कवक का यूज़ माइक्रो रेमेडिएशन कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए बायो रेमेडिएशन तकनीक में भाई तेल रिसाव किया जा सकता है, अपशिष्ट उपचार किया जाता है, रेडियोधर्मी अपशिष्ट को किया जा सकता है। जैसे कि रेडियोधर्मी अपशिष्ट के लिए एक जीवाणु है डाइनोकोकस रेडियोड्यूरानस, तो इसे मॉडिफाइड किया हुआ है आनुवांशिक रूप से, तो डाइनोकोकस रेडियोड्यूरानस। आप इतना याद रखिएगा, रेडियोधर्मी अपशिष्ट के लिए भी बायो रेमेडिएशन किया जा सकता है। अभी ये कौन से परिवार से आते हैं जी? ये कुछ जीवाणु होते हैं, जैसे स्यूडोमोनास परिवार का बैक्टीरिया हुआ, अल्केनिवोरैक्स या और मिथाइलोसेला सिल्वेक्ट्रिस जैसे अन्य बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है इस टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पर तीनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85, झील पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करता है, यानी कि झील के बारे में पूछ रहा है। तो झील पारिस्थितिकी तंत्र में बात करता है लिटोरल जोन, प्रोफेंडल जोन। मैं पहले झील समझा देता हूँ आपको। देखिए लिटोरल जोन जो होता है, ये यहाँ पे उथला पानी होता है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका लैंटिक जोन आता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे लिटोरल होता है, यहाँ पर लिमेटिक होता है, लिमेटिक जोन होता है। यहाँ पर कहाँ होता है? यहाँ पर प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश यहाँ तक आ जाता है। उसके बाद में नीचे एक जो और जोन होता है वो होता है प्रोफेंडल जोन, यहाँ पर सूर्य का बहुत कम प्रकाश पहुँचता है, तो प्रोफेंडल जोन यहाँ पर होता है। उसके बाद में नीचे जो होता है बेनेथ होता है, बेनेथिक जोन यहाँ पे होता है, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे, तो यहाँ पे किनारे पे कौन सा होता है? यहाँ उथला जल होता है, तो लिटोरल जोन होता है, लिमेटिक होता है, यहाँ पे लाइट पहुँचती है, उसके नीचे प्रोफेंडल होता है, उसके नीचे होता है बेनेथिक जोन हो जाता है। अब आप आइए समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। लिटोरल जोन वह क्षेत्र है जहाँ जलीय जीव और झील पारिस्थितिकी तंत्र
के तट से सबसे दूर होता है, तट के सबसे करीब होने वाला। भाई ये तो गलत हो गया, तो एक यहाँ पे गलत हो गया। प्रोफेंडल जोन न्यूनतम सौर प्रकाश के प्रवेश के कारण विशेष रूप से कम तापमान होता है, तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये लिमेटिक जो जोन है उसके नीचे होता है, तो यहाँ पर कम तापमान होगा। सबसे ज़्यादा तापमान आपका होगा लिमेटिक जोन में, वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है? तो देखो दो तरह से संरक्षण किया जाता है, एक इन सीटू होता है, एक एक्स सीटू होता है। इन सीटू कहाँ है? बायोस्फीयर रिजर्व हुए, नेशनल पार्क हुए, ठीक है, वहीं पे अंदर ही कुछ संरक्षण दे दिया जाता है, वही होता है इन सीटू। एक्स सीटू क्या होता है? जैसे वहां से ले जाकर अलग, जैसे कि सीड बैंक बनाना। ठीक है, देखिए आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे आप क्वेश्चंस को पहले ऑप्शंस को भी आपको देखना है। अब ऑप्शंस में आप एक देखिए कि 3 यहाँ पर कॉमन है, कि अगर 3 को देखते हैं पहले 3, तो सीड बैंक क्या है? सीड बैंक आपका बाह्य स्थानीय है भाई, XC2 है, बिल्कुल सही है। तो जिसमें 3 होगा वो तो सही है। अब 3 देखिए यहाँ पे एलिमिनेट, ये वाला एलिमिनेट कर देते हैं कि 3 यहाँ पे नहीं है। अब संरक्षित जो क्षेत्र है, तो संरक्षित क्षेत्र आएगा कि संरक्षित क्षेत्र तो इन C2 वाला होगा, XC2 का क्यों होगा? XC2 मतलब वहां से ले जाके बाहर करना। अब क्रायो प्रिजर्वेशन जो है, क्रायो प्रिजर्वेशन बाहर किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो 5 यहाँ पे सही हुआ। अब जिसमें 5 नहीं है उसे एलिमिनेट कर देते हैं। तो अब आपके पास में 50-50 का आंसर आ गया। अब देखते हैं कि वनस्पति उद्यान जो है, वनस्पति उद्यान यहाँ पे होंगे। अब आरक्षित वन्य जो कि रिजर्व फॉरेस्ट है वो भी इंस्टीट्यूट में आएंगे, तो XC2 पूछा हुआ, तो XC2 में आएगा 1 यहाँ पे। तो देखेंगे तो 1, 3, 5 सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये क्या है? संयुक्त वन प्रबंधन है क्या? तो संयुक्त वन प्रबंधन जो है वहाँ पे समुदायों के अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों को मान्यता देता है। तो ध्यान रखिए, जो वहाँ पे समुदाय रहते हैं उनके अधिकार और जो जिम्मेदारी है उनकी मान्यता ये यहाँ से देता है। वन संसाधनों का प्रबंधन कैसे हो, उनका संरक्षण कैसे हो, तो वहाँ पर स्थानीय लोगों की सबसे ज़्यादा पकड़ होती है, और स्थानीय लोग सबसे ज़्यादा जानते भी हैं, तो इसीलिए उनकी भूमिका वहाँ पे अहम होती है। अब आप देखेंगे कि तो ये कहाँ पे है? ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। तो नेक्टन के बारे में पूछा हुआ। नेक्टन है क्या? नेक्टन जो है ये विषमपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? विषमपोषी। जैसे इसमें कौन आएगा? मछली, स्क्विड, ऑक्टोपस, शार्क, समुद्री स्तनधारी जो होते हैं, ये कहाँ पे रहते हैं? ये तल के निकट रहते हैं, वाटर के जो कॉलम्स होते हैं समुद्र में उसके अंतर्गत ही रहते हैं। तो इनकी एक सबसे मतलब विशेषता अधिक क्या है? ये जो शक्तिशाली वाटर की जो जलधाराएं चलती हैं उनको भी तैर के पार कर सकते हैं, जैसे कि मछली कर सकती है, स्क्विड है, ऑक्टोपस कर सकता है, शार्क है, समुद्री स्तनधारी जो है वो कर सकते हैं। तो देखेंगे तैरने में अति सूक्ष्म जीव, अति सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं। आप यहाँ पे ऑक्टोपस देख लेंगे तो बड़ा है। ये शक्तिशाली तैराक जो जल निकाय धाराओं को पार कर सकते हैं, तो बिल्कुल सी सही इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। अल्ट्रा प्रोसेस फूड क्या है? अब देखिए प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें आप देखेंगे केमिकल वेमिकल डाल के उसे प्रिजर्व किया जाता है। तो अल्ट्रा की बात कर रहे हैं तो अल्ट्रा और ज़्यादा प्रोसेस में मतलब किया गया होगा। तो ये इसमें विटामिन, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है। तो विटामिन, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अल्ट्रा प्रोसेस, जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड होगा तो उसमें ये कम होगा। तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। इसमें अधिक क्या होगा? अधिक यहाँ पे आपका इसमें नमक होगा, चीनी होगी, वसा इसमें अधिक होगी। ठीक है, तो चीनी, नमक, वसा यहाँ पे अधिक होगी, तो ये वाला गलत हो जाता है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड में प्राय परिरक्षक, रंजकों का योजक शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। हृदय रोग संबंधी अल्ट्रा प्रोसेस फूड से, अब यार कोई ना कोई रोग तो हो ही सकता है ना, आप इतना केमिकल खा रहे हैं, तो बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण के बारे में विनियमन के संदर्भ में बात करता है। देखिए केंद्रीय जो भी है, केंद्रीय विधि में कहीं भी ध्वनि प्रदूषण शब्द का यूज, शब्दावली का यूज नहीं किया गया है, पहले बता देता हूँ। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि के अनुमेय स्तर को निर्धारित किया है, बिल्कुल सही है। अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों के अंतर्गत आसपास में 100 मीटर के क्षेत्र को शांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ये कहाँ पे? ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 का जो है वहां पर ये राज्य सरकार घोषित कर सकती है। कौन? ध्वनि प्रदूषण नियम जो 2000 है उसके तहत में घोषित किया जा सकता है। सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए संक्रामक रोगों और गैर संक्रामक रोगों का एक विविध समूह होते हैं, बिल्कुल सही है। 2030 तक महामारी को समाप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों को शामिल किया गया। SDG 3 है, SDG का 3.33 भी है, अंदर बहुत सारे गोल्स हैं, तो SDG 3 है इसमें, सही है ये भी। विषाणु, परजीवी, कवक और विषाक्त पदार्थों सहित रोगाणुओं के कारण हो सकते हैं। अब देखिए कितनी जनरल स्टेटमेंट है, तो हो ही सकते हैं ना यार, जीवाणु है, कवक है, विषाक्त पदार्थों से रोगाणु का कारण हो सकते हैं, तो सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बारे में पूछा हुआ। रासायनिक हथियार निषेध संगठन,
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रासायनिक की बात कर रहे हैं तो भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है, लेकिन इस रासायनिक आयुध कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। देखिए, भारत इसका सदस्य, भारत तो चाहता है ना भाई केमिकल वेपन्स को खत्म किया जाए, तो बिल्कुल सही है, भारत इसका सदस्य है, ठीक है, लेकिन इस आयुध पे हस्ताक्षरकर्ता की बात करता है तो इसका सदस्य है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा देखेंगे, रासायनिक हथियार को समाप्त करने के प्रयासों में से 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया था। बिल्कुल सही है भाई, रासायनिक हथियारों को समाप्त करने में इसमें नोबेल शांति पुरस्कार इसे दिया गया था 2013 में। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में नहीं भाई, इसका मुख्यालय कहाँ है, हेग में है। हेग कहाँ है, नीदरलैंड में, ध्यान रखिएगा, हेग में है रासायनिक हथियार निषेध संगठन का हेडक्वार्टर। 1925 में जिनेवा प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन की देखरेख में OPCW द्वारा की जाती है। तो भैया ये गलत होगा, क्योंकि देखिए जिनेवा जो प्रोटोकॉल है ये रासायनिक और जैविक हथियारों पर बात करता है, ठीक है, रासायनिक और जैविक हथियारों की बात करता है, तो इसलिए ये भी गलत होगा, तो आंसर होगा बी। तो ध्यान रखिएगा, जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 का रासायनिक और जैविक हथियारों की बात करता है। निम्नलिखित देशों में से किसके पास पहला संचालन तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? भैया पहला बनाया है रूस ने, जो कि तैरता हुआ है, कितना, 35 मेगावाट की ये बिजली उत्पन्न करता है। इसका नाम क्या है? अकादमिक लोमोनोसोव, ठीक है, अकादमिक लोमोनोसोव इसका नाम है। तो यह कहाँ के किसके पास है? रूस के पास है, दुनिया का पहला इसने बना दिया है भाई। 94 देखेंगे, उपयुक्त में से कितने को यूनेस्को में प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो भारत के टोटल कितने हैं? भारत के टोटल 42 हैं, इसमें से आपके जो 34 हैं ये सांस्कृतिक हैं, याद रखिएगा, 7 आपके प्राकृतिक हैं, 1 आपका मिश्रित है। तो श्रेणी याद रखिएगा, 1 मिश्रित, 7 प्राकृतिक, 34 सांस्कृतिक हैं। अब हम बात करते हैं जैसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में शामिल किया गया था। मानस को भी 1985 में किया गया। केवलादेव राजस्थान में पड़ता है, इसको भी 1985 में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इसे 2014 में शामिल किया गया है। उसके बाद बात करते हैं हम, 5th पे आ जाएगा आपका सुंदरवन। सुंदरवन को जब आपका शामिल किया है 1987 में। 6 आपका नंदा देवी, और नंदा देवी आता है, और 7 आता है आपका फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी की बात करता है, तो ये 2005 में हुआ है फूलों की घाटी, और नंदा देवी आपका हुआ है 1988 में। तो ये याद रखिएगा, 1987 1988, अभी लास्ट में हुआ फूलों की घाटी। तो 7 प्राकृतिक है, बाकी सांस्कृतिक आप देख लेना, मिश्रित भी आप देख लेना कौन सा है होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले कैटलिक कन्वर्टर की बात करता है। देखिए, आपके इंजन का जो एग्जॉस्ट होता है वहाँ से एक साइलेंसर निकलता है, वहाँ पे कैटलिक कन्वर्टर लगाया जाता है, उसके बाद में एग्जॉस्ट होता है, तो उसमें बाद में कैटलिक कन्वर्टर में कुछ महंगे धातु जो कि लगभग सोने की कीमत के समान होते हैं, प्लेटिनम, पैडियम और रोडियम को शामिल किया जाता है, जो कि विषाक्त गैसों को, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जॉस्ट में बहुत सारी गैसें आ रही हैं, उनको ये छिद्र में होते हैं यहाँ पे, वो उनको रोक लेते हैं और अनदर में परिवर्तित कर देते हैं। तो देखेंगे कि पहले प्लेटिनम, पैडियम और रोडियम विषाक्त गैसों का उत्सर्जन को कम करने के लिए ऑटोमोबाइल में लगाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो जब निकास कैटलिक कन्वर्टर से गुजरता है तो बिना दहन के ही हाइड्रोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड को जल में परिवर्तित हो जाते हैं, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपको परिवर्तन हो जाते हैं। और कैटलिक कन्वर्टर क्या करता है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन है वो CO2 और H2O में परिवर्तित हो जाते हैं। और बात करते हैं अभी क्या करता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड आती है उसको ये CO2 में चेंज कर देता है, ये याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 में चेंज होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है उसे नाइट्रेट ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन में चेंज कर देता है। ये कैटलिस्ट कन्वर्टर का नहीं पूछा हुआ है, तो डी इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। संधारणीय विकास के प्राथमिकता स्तंभ क्या है? तो संधारणीय विकास ऐसा है जो भाई आज हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, हम अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए रिसोर्सेज को छोड़ना है, संधारणीय विकास वही है एक तरह का। तो इसमें क्या है, इसके 3 स्तंभ माने गए हैं, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणिक स्तंभ माने। राजनीतिक स्थिरता से इसका कोई मतलब नहीं है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुपरिचित ई अपशिष्ट प्रदूषण डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन के संदर्भ में। अब डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन क्या होता है, कई बार क्या है, लुगदी वगैरह जो कागज वगैरह बनता है वहाँ पे उनको जला देते हैं, तो भस्मीकरण से भी ये उत्पन्न होता है। अब ये कैसे सांस लेने में हमारी बॉडी में जा सकता है? डाइऑक्सिन, फ्यूरॉन विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अपशिष्ट और थर्मल ट्रीटमेंट के दौरान उत्सर्जित होते हैं, बिल्कुल है, होते हैं। डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन के संपर्क में आने से लगभग 90% दूषित भोजन है, बिल्कुल सही है, दूषित भोजन पेयजल है, आपका खाना है, और यहाँ से उत्सर्जित होते हैं, तो एक और दोनों इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि मृदा प्रदूषण के स्रोत। मृदा प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से? उद्योगों से निकलने वाला विषाक्त रसायन भाई मिट्टी में जाएगा, बिल्कुल करेगा। ताप विद्युत संयंत्र से निकलने वाला फ्लाई ऐश बिल्कुल होगा।
यहाँ पे अब भूमि में डंप किए जाने वाला घरेलू अपशिष्ट। अब घरेलू अपशिष्ट को आप ये मत सोचिए सिर्फ कूड़ा जो निकलता है जिससे कि आप खाद बनाते हो, भाई कांच की बोतलें भी निकलती हैं, प्लास्टिक भी निकलता है, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, तो वो भी इसमें शामिल होगा। कीटनाशक शाकनाशी यहीं खनन से भी इसका होता है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राय सुर्खियों में रहने वाला TAK-003 मुख्य रूप से है क्या? तो TAK एक जापानी कंपनी है, टेकेडा। कौन सी है? जापानी मैं देख सकता हूँ, जापानी कंपनी है, उसका नाम है टेकेडा। तो टेकेडा ने ये विकसित किया है, ये इसे WHO ने प्री क्वालिफिकेशन में ही परमिशन दे दिया। तो ये क्या है, ये 6 से 16 साल के बच्चों को टीका लगाने की बात करता है। कब ये खुराक दी जाएगी? 2 बार में 3-3 मंथ के गैप पे दी जाएगी, तो 2 खुराक दी जाएंगी। अब इसमें है क्या, ये रोगजनक जो है अब कौन से हैं? डेन 1, 2, 3, 4 जो रोग हैं, डेन 1 है, 2, 3, 4 जो रोग हैं उनके लिए है। तो हम देखेंगे सुपरबग कणों के लिए विकसित एंटीबायोटिक दवाओं का एक समूह, बिल्कुल गलत है। तो सौर सेल प्रौद्योगिकी उपयोग की जाने वाली नवीन सामग्री नहीं। डेंगू की रोकथाम के लिए लाइव एन्यूएटेड वैक्सीन, तो ये ध्यान रखिए लाइव एन्यूएटेड वैक्सीन है, बिल्कुल सही है। तो ये नहीं होगा, रोबोट से मतलब नहीं है, तो ये दूसरी वैक्सीन है अब तक की। तो ये जो रोगाणु समूह है डेन 1, 2, 3, 4 इनमें है, काम करता है। तो लाइव एन्यूएटेड वैक्सीन है डेंगू के लिए, जापान की कंपनी ने बनाई है, डेकेडा ने, ठीक है। WHO ने प्री क्वालिफिकेशन से दे दी। क्वेश्चन नंबर 99 है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संदर्भ में बात करता है। तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम क्या है? देखिए जैसे होता है कि आप जो सुई यूज़ हो रही है, यानी कि सिरिंज यूज़ हो रही है, आपको ग्लूकोज की बोतलें यूज़ हो रही हैं, या फिर आपके जो कपड़े हैं, आपको जहाँ ऑपरेशन होता है वहाँ से कुछ ह्यूमन या जानवरों के टिश्यूज़ निकलते हैं, तो उन सब के बारे में ये दिया गया है। तो यह केवल बड़े अस्पताल और परिसरों में लागू होता है, तो भाई गलत बात है। तो ये देखिए आप बड़े अस्पताल नहीं, इसके अंदर में जैसे अगर सिरिंज कहाँ आपका ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, तो वहाँ पर भी तो सिरिंजेस का यूज़ होता है, तो वहाँ पर भी ये लागू होता है। तो इसलिए ये तो यहाँ पर गलत हो जाता है। यह प्रयोगशालाओं के उत्पन्न अपशिष्ट सूक्ष्म जैविक अपशिष्ट का साइट पर ही कीटाणु शोधन के माध्यम से पूर्व निपटान को अनिवार्य बनाता है। तो ये किसने कहा है? WHO ने और NACO नेशनल सॉरी ये यहाँ पे मिल गया, WHO और NACO यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये 1992 में बना था। WHO और इसने ये कहा है कि भाई साइट पर ही पूर्व निपटान होना चाहिए, जिससे कि ना तो एड्स ज़्यादा फैले, ठीक है। तो दूसरा है कि इन नियमों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया। जैव चिकित्सा अपशिष्ट को 5 नहीं भाई 4 श्रेणियों में विभाजित किया। अब 4 श्रेणी कौन कौन सी हैं? देखिए एक तो है येलो, वाइट, अब रेड। आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो वहाँ आपको ये 4 डब्बे मिलेंगे, येलो, वाइट, रेड और ब्लू कलर के 4 डब्बे मिलेंगे। येलो में जो चीज़ें डाली जाती हैं, वेस्ट डाला जाता है, उसका भस्मीकरण किया जाता है, या पायरोलाइसिस कि प्लाज्मा पायरोलाइसिस किया जाता है, या उनको फिर ज़मीन के अंदर दफन किया जाता है। वाइट में जो है कीटाणु शोधन, कतरन, फाउंड्री से किया जाता है। रेड में जो है ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, रासायनिक कीटाणु शोधन किया जाता है। और ब्लू के अंदर क्या है, यानी कि रिसाइकलिंग के बाद धुलाई के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। ये 4 है, इनको याद रखिएगा, येलो, वाइट, रेड एंड ब्लू, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। आंसर होगा ए, केवल एक सही है। जो लोग भी वीडियो को अंत तक देखें उनके लिए थैंक यू। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक चेक कर लेना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।